एक छोटे से गांव में बथुआ नाम का आदमी रहता था। बथुआ बहुत ही आलसी था। वो कोई काम हिलकर नहीं करता था। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन बथुआ सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूंगा। मुझे अपनी शादी के बारे में अशोक चाचा से बात करनी चाहिए। फिर बथुआ अपने चाचा के घर चला गया और चाचा से बोला, चाचा, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बथुआ, तू कुछ करता तो है नहीं। 1 दिन काम करता है और 4 दिन घर लेटता है। बथुआ बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और मेहनत मशक्कत तुम करना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है बथुआ, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में अशोक चाचा ने बथुआ की शादी करवा दी। बथुआ जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा, तो बथुआ के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी सुषमा घबरा गई। वो सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर का। क्या हुआ सुषमा, तुम क्या सोच रही हो? आज से घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। सुषमा पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर बथुआ सोचने लगता है, आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सुषमा के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब सुषमा ने देखा कि उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता, तो एक दिन सुषमा अपने पति बथुआ से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। सुषमा अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो सुषमा, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर बथुआ घर से चला जाता है। घर की यह हालत देखकर सुषमा सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ये आदमी तो एकदम निखट्टू है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। कुछ ही देर में बथुआ सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर सुषमा अपने पति से बोलती है, आपके पास तो 1 भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप ये सामान कहाँ से लेकर आए? अरे भाग्यवान, मैं ये सारा सामान अपने दोस्त सुधीर की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। तुम ये उधार लाए हो? किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे? अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो बथुआ किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर सुषमा अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद बथुआ की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन बथुआ सोचने लगा, जब से सुषमा अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। सुषमा सही कहती है कि उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके इन उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपनी ससुराल चला जाता हूँ।
1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पीकर मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है। ना यहाँ पे रहूंगा और ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन बथुआ अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत थक गया। पैर में बहुत दर्द होने लगा है। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर बथुआ कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद बथुआ फिर से थक गया। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपनी ससुराल जा सकूं। तभी बथुआ की नजर एक घोड़े पर पड़ती है। घोड़े को देखकर बथुआ खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह ऊपर वाले वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस घोड़े की सवारी करके। फिर बथुआ उस घोड़े के पास जाकर उसके पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा और मासूम घोड़ा है। इसने मुझे अपनी पीठ पर कितनी आसानी से बैठा लिया। अब तो मुझे अपनी ससुराल पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। आ मेरे सीधे और शरीफ घोड़े, चल जल्दी मुझे मेरी ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझे पेट भर के काले चने खिलाऊंगा। बथुआ के कहते ही घोड़ा चलने लगता है। फिर वो बहुत तेजी से भागता है। घोड़े की रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि बथुआ की हालत खराब हो जाती है। फिर बथुआ घोड़े की पीठ से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाय, मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे बड़ा सीधा समझ रहा था। लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा कि ये भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरा भी बथुआ से पाला पड़ा था। रुक, अभी रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर बथुआ ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसे पीटने लगा। एकदम बथुआ के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं इस घोड़े का मालिक मुझे घोड़े को पीटता हुआ देख न ले। अगर इसके मालिक ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर बथुआ उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, आप? मैं अभी सुषमा से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। पास खड़ी सुषमा सब समझ रही थी कि बथुआ झूठ बोल रहा है। वो तो मुझे लेने आया है। अरे सुषमा, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? जाओ दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ। सुषमा बथुए के लिए पानी लेने चली जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में ही सुषमा बथुए के लिए पानी ले आती है। फिर सुषमा बथुए से कहती है, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सुषमा बथुए के लिए मिठाई ले आती है। मिठाइयों की थाली देखकर बथुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम ये मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी भर गया है। अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। बथुआ की ये बात सुनकर सुषमा सोचने लगी, लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो बहुत मिठाई खाते थे। अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ, ये मिठाई मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई लाई हो, इसलिए थोड़ी बहुत तो खानी पड़ेगी। जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुषमा बथुआ के लिए खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। बथुआ घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला है। अपने ससुर की बात सुनकर बथुआ सोचने लगा, कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं पेड़ से बांध करके छोड़ आया हूँ? पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा। मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। आप घबराइए मत, आपका घोड़ा जल्दी मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वो आदमी बथुआ को अपना हाथ दिखाने लगता है।
हाथ देखते ही बथुआ बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? वो सब तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उस घोड़े को कोई और खोलकर ले जाए। वो आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल जाता है, जैसे कि बथुआ ने बताया था। उसके बाद वो आदमी अपने घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और फिर अपने घोड़े से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर सुषमा का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी मिल ही नहीं पाता। तेरे बगैर तो यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, सुषमा का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम सुषमा के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी गांव वाले बथुआ की प्रशंसा करने लगे। सुषमा भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। एक दिन रात के समय बथुआ को बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए वो घर से बाहर आ गया और फिर वो घूमने लगा। घूमते घूमते वो जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर बथुआ बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने बथुआ से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? बथुआ बहुत ज्यादा डर गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ कि मैं भी चोर हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी आप लोगों की तरह एक चोरी हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थक हार के अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोरी हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा बथुआ मरता क्या ना करता, ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार बथुआ से बोला, देखो बथुआ, आज से तुम हमारे साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो, और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहाँ नहीं छोड़ना जिससे हम पकड़े जाएं। ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर वो सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी बथुआ की नजर एक पीतल की परात पर पड़ी। रात होने की वजह से वो परात सोने की तरह चमक रही थी। बथुआ ने सोचा, अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की परात है। ये इस घर में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अगर मैंने ये परात उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। फिर बथुआ ने वो परात उठा ली। अरे, परात तो बहुत भारी है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस परात को बजा कर देखता हूँ, माल अच्छा भी है या नहीं। जैसे ही बथुआ परात को बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं और वो बथुआ समेत सभी चोरों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। और फिर उस घर का मालिक राजा को सारी बात बताता है। राजा बथुआ से पूछते हैं, क्यों भाई, तुम परात क्यों बजा रहे थे? परात बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। बथुआ बड़ी चालाकी से राजा से बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा और एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए परात बजवाई थी। राजा ने बथुआ की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी परात क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई होगी। फिर राजा बथुआ से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। फिर बथुआ 20 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। जब बथुआ अपने ससुर को 20 सोने के सिक्के दिखाता है तो उसका ससुर कहता है, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? ससुर जी, ये सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया, इसलिए महाराज ने मुझे ये 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। दामाद जी,
हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया उन चोरों को पकड़वा कर। पूरे गांव में बथुआ की होशियारी की बात फैल जाती है कि सुषमा का पति बहुत ही होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया है। सुषमा अपने पति की बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगती है, मेरी तो मति मारी गई थी, जो इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती थी कि एक नंबर के निखट्टू हैं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तो गलत थी, ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग बथुआ से मिलने आने लगे। बथुआ भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उन चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथ पकड़कर राजा जी के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में ये बात और भी ज्यादा फैल गई कि बथुआ एक बड़ा ही ज्योतिषी है। उसके पास हर चीज की मालूमात है। एक दिन अचानक रानी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कुछ अता पता नहीं चला। फिर राजा मंत्री से बोले, मंत्री, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? महाराज, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला, लेकिन महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वो जरूर हार के बारे में बता सकता है। कौन है वो आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? महाराज, आप उसे जानते हो। वो आदमी वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। सैनिकों, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बथुआ को हमारे पास लेकर आओ। फिर 2 सैनिक बथुआ को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। फिर महाराज बथुआ से कहते हैं, सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूँ अन्नदाता, ईश्वर की कृपा से। ज्योतिषी बथुआ, तुम वाकई आला सोच वाले आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो कभी अपनी सलाहियतों की तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। रानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, रानी का हार कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुक्म महाराज, कल तक रानी का हार जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर बथुआ अपने घर चला गया और फिर सोचने लगा, अब क्या होगा बथुआ? मैं रानी का हार कहाँ से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक महाराज को रानी का हार नहीं दिया तो वो तो मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे ये मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। बथुआ ये सोच ही रहा था कि उसके पास उसकी पत्नी सुषमा आ जाती है। वो बथुआ से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं और आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, अब तुम जाओ और मुझे कुछ देर आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर बथुआ घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। वो पूरी रात सोचता रहा कि कल राजा मुझे मार देगा, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो बथुआ उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। आरी निंदिया, सुबह राजा गर्दन काटे तो हारी, इससे पहले राजा तो हारी गर्दन काटे, उससे पहले तू आजा। बथुआ ये बात खुद से इसलिए कह रहा था कि नींद तुम जल्दी आ जाओ, सुबह तो राजा मेरी गर्दन काट ही देगा। लेकिन बथुआ की ये बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था। वो राजमहल में काम करती थी। वो ही रानी का हार चुरा कर लाई थी। बथुआ के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत डर जाती है। अरे, लगता है बथुआ ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वो राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वो औरत बथुआ के पास पहुंच जाती है और बथुआ से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, आप महाराज को मत बताना कि हार मैंने चुराया है, वरना महाराज मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ, वो हार मुझे ला कर दो। फिर निंदिया बथुआ को वो हार लाकर दे देती है। अगली सुबह हार लेकर बथुआ राजा के पास पहुंच जाता है और फिर वो हार राजा को दे देता है। रानी का हार देकर महाराज बहुत खुश होते हैं और वो बथुआ से कहते हैं, बथुआ ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं।
फिर राजा बथुआ को 100 सोने के सिक्के देकर विदा कर देते हैं। अब बथुआ के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर बथुआ अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला जाता है और वो अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद बथुआ एक बहुत ही आलीशान घर बनाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है।